कहानी लेकर पुनः आपके सम्मुख उपस्थित हूँ। कहानी का विषय वही पुराना ही है, कन्या भ्रूण हत्या। लेकिन ये कहानी मैंने 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर लिखी थी। मुझे लगा कि ये कहानी प्रस्तुत करना चाहिए। हो सकता है कि इससे अगर 2-4 लोगों को भी कुछ प्रेरणा मिल जाए, समाज में कहीं कुछ अगर सुधारवादी दृष्टिकोण कोई अपना ले, तो शायद मेरा ये प्रयास सार्थक हो जाएगा। तो कहानी प्रारंभ होती है शुभ्रा नाम की उस स्त्री से जो ऑफिस और घर के कामों के बीच पिसती जा रही है। पिछले 3-4 दिनों से काम वाली बाई भी छुट्टी लेकर बैठ गई है। शुभ्रा घर और बाहर चकर घिन्नी की तरह काम में लगी हुई है। अब हुआ क्या कि शुभ्रा ने काम वाली बाई के विषय में पता तो किया, लेकिन पता चला कि वो 4-5 दिन के पहले आने वाली नहीं है। इधर शुभ्रा को धीरे धीरे घर के काम करते हुए वो अतीत में खो गई और उसे अपना अतीत याद आने लगा। पहली बेटी के जन्म के समय तो सभी ने खुशियां मनाई कि पहला बच्चा है, कोई बात नहीं, बेटी हो या बेटा हो। लेकिन दूसरी बेटी के जन्म के समय पहले से ही सबने पता कर लिया था कि कन्या है या पुत्र आने वाला है। शुभ्रा ने भी मन में निश्चित कर लिया था कि इस बार वह इन लोगों के पता करने के बाद भी कोशिश करेगी कि अपने आने वाली संतान को जन्म दे। जब परिचित डॉक्टर साहिबा के यहाँ ले जा करके ये बात पता की गई, तो उसने भी एक चाल चली, डॉक्टर साहिबा को अपनी तरफ मिला लिया और 5 लाख रुपए पा करके डॉक्टर साहिबा ने उसके मन मुताबिक ही सभी को जवाब दिया। पुत्र रत्न आने की प्रसन्नता में सभी इतने विह्वल थे कि पहले से ही एक दूसरे को बधाइयां दे रहे थे और दावत वगैरह का इंतजाम भी कर रहे थे। लेकिन जब निश्चित दिन कन्या आई तो सभी के चेहरे लटक गए। डॉक्टर साहिबा को भरपूर लताड़ा गया, लेकिन उनका जो कुछ भी अपमान हुआ, जो कुछ भी बुरा भला कहा गया, उस पर 5 लाख रुपए भारी पड़े। तो डॉक्टर साहिबा भी चुपचाप निकल गई। कन्या लेकर के शुभ्रा घर आ गई और मजबूरी थी सभी की उसको स्वीकार करने की। हालांकि शुभ्रा बहुत अच्छी नौकरी में थी, चाहती तो बड़े अच्छे ढंग से बच्चों को लेके अलग हो करके और पालन पोषण कर सकती थी, लेकिन उसके दिमाग में कभी इस तरह की चीजें आई ही नहीं, क्योंकि घर के माँ के दिए हुए संस्कार और बात बात पर माँ अभी भी संस्कारों की घुट्टी उसे पिलाती जा रही थी कि कभी भी पलट के ना कोई जवाब देना, ना कभी किसी चीज के लिए मना करना। अब सासू माँ का आदेश था कि भाई उनका इकलौता पुत्र, तो आगे भी एक पुत्र चाहिए घर को संभालने के लिए, सबकी देखभाल के लिए। तो एक बार फिर से वो स्थिति बनी। शुभ्रा तीसरी बार बच्चे को जन्म देने की स्थिति में आई। 3 महीने पूरे हो चुके थे, फिर से परीक्षण कराया जाना था और फिर से अगर कन्या की उपस्थिति या कन्या के उत्पन्न होने की बात होती तो फिर आगे सीधी बात थी कि उसे हटाया ही जाना था। डॉक्टर साहिबा ने 1 लाख ले तो लिया, बता भी दिया कि कन्या है। अब एक सुनिश्चित दिन रुपए फिर उनके सामने रखे गए और अब शुभ्रा को जाकर के अपने इस अजन्मे बच्चे को अजन्मा ही रहने देना था। शुभ्रा ने काफी हद तक स्वयं को नियति के हाथों सौंप दिया था और ये नियति की ही तो चाल थी कि जिस दिन शुभ्रा को डॉक्टर साहिबा के पास जाना था, उसी दिन से काम वाली बाई ने आना बंद कर दिया था। अब अगर शुभ्रा बिस्तर पकड़ लेती
तो घर का काम, घर की व्यवस्था बिना काम वाली बाई के सासू माँ कैसे संभालती। तो फिर ये हुआ कि 2-4 दिन के लिए बात को टाल दी गई। काम वाली बाई आ जाए, उसके बाद फिर शुभ्रा को मुक्ति दिला दी जाए। अब शुभ्रा इन सब बातों को सोचते हुए अपनी प्यारी प्यारी सुंदर सी गुड़िया जैसी बेटियों को देखते हुए कामों में लगी हुई थी। जो 2-3 दिन की छुट्टी उसने ली थी उसको भी उसने रद्द करा दिया था। सब कुछ निपटा करके ऑफिस चली जाती थी। थोड़ा तो मन बहलता ही था। उसने भी सोच लिया कि ठीक है, देखते हैं नियति क्या तय करती है। शुभ्रा कामों में लगी हुई बिल्कुल अतीत को मानो मन ही मन दोहरा रही थी। उसी समय कॉल बेल की आवाज सुनाई पड़ी। उसने जाकर दरवाजा खोला तो सामने काम वाली बाई रमावती खड़ी थी। उसे देखते ही रमावती ने बड़े प्रेम पूर्वक, बड़े स्नेह के साथ उससे पूछा कि कैसी हो बहू जी। शुभ्रा ने पहले तो सोचा था कि सारा क्रोध उसके ऊपर उतार देगी, लेकिन फिर उसने चुप रहना ही उचित समझा, क्योंकि चुप रहने की एक आदत सी हो गई थी उसे। तो काम वाली बाई के इतने स्नेहपूर्ण वचनों को सुनकर शुभ्रा मानो अंतर तक भीग गई। भीगे हुए अंतर मन से उसने बड़े ही कोमल शब्दों में उससे कहा, ठीक हूं। लेकिन तुरंत रमावती ने उससे कहा कि ठीक तो ना ही लागत हो बहू जी। ईका तो ठीक ना ही कहत है, चेहरा तो तुम्हारा बहुत उदास है। तो अब शुभ्रा भला क्या कहती। अब रमावती उसने अपना ब्यौरा देना शुरू किया कि पिछले 3-4 दिनों से वो क्यों नहीं आ रही थी। जब उसने बोलना प्रारंभ किया तो शुभ्रा की सासू माँ जो अंदर लेटी हुई थी वो भी सुनने से अपने को वंचित नहीं रखना चाहती थी। वो भी बाहर आकर सोफे पर बैठ गईं और रमावती का बोलना बदस्तूर जारी था। रमावती ने कहा, बहू जी का बताएं, हमारे ऊपर तो बहुत अधिक विपत्ति आई गई। अब शुभ्रा ने सोचा कि भला क्या विपत्ति आ गई तुम्हारे ऊपर। उसने पलट करके उसकी तरफ देखा, मानो प्रश्न कर रही हो कि हाँ बताओ किस तरह की विपत्ति तुम्हारे ऊपर आ गई। अब रमावती को मानो थोड़ा बल मिला। बड़े ही ऊंचे स्वर में उसने अपना प्रलाप जारी रखा। उसने तुरंत बताना शुरू किया कि दूसरी बार भी हमारी बिटिया को बिटिया हुई है। कहेगा तो सभी देवी माँ का पूजत है, लेकिन अपने घर में जब बिटिया आई जात है तो उका इतना उपेक्षा करत है। अब शुभ्रा चुपचाप इन शब्दों को, इन वाक्यों को सुन रही थी। सासू माँ को लग रहा था बेकार वो बाहर आकर बैठ गईं। बाहर ना आती तो कम से कम इन उपदेश भरे बातों से तो बची रहती। कानों में स्वर जाते भी कह सकती थी मैंने कुछ सुना ही नहीं। लेकिन रमावती ने बोलना जारी रखा। उसने कहा कि आज के जमाने में लोग बिटिया खोजत हैं नवरात्र में पूजा करत बदे, लेकिन जब घर में बिटिया आए जात है तो कोशिश करत है कि उका भगाई दें, मार मोर दें, खत्म कर दें। अब तुम ही बताओ बहू जी, तुम लोग तो पढ़े लिखे हो। फिर उसने शुभ्रा की सासू माँ की तरफ देखते हुए कहा कि माँ जी तुम ही बताओ, तुम लोग तो पढ़े लिखे लोग हो, का तुम लोग कभी ऐसा कर सकत हो। अब शुभ्रा की सासू माँ मुंह फाड़े मानो उसकी तरफ देख रही थी कि ये एक अनपढ़ गंवार स्त्री इस तरह की बातें, इस तरह के प्रश्न उनके समक्ष रख रही है, जिसे ये नहीं पता है कि इस घर में भी इसी तरह की स्थितियां चल रही हैं। शुभ्रा बिल्कुल चुप उसका बोलना सुन रही थी। अब उसने आगे फिर कहना शुरू किया। रमावती सास की तरफ मुखाते हुई और उसने कहा कि तुम्हारे घर में भी दुई दुई कन्या हैं, का तीसरा भी बहू जी की अगर कन्या हो जाए तो तुमका पसंद नहीं आई।
अगर तुमसे कोई पहले ही बताई दे तो का तुम इका हटावे बदे डॉक्टर के पास ले जाइ हो। अब शुभ्रा को ऐसा लग रहा था जैसे उसके अंतर्मन की वेदना को कोई शब्द देकर सासू माँ के समक्ष रख रहा। और सासू माँ, उन्हें तो काटो तो खून नहीं, वो ये नहीं समझ पा रही थी कि उसकी हाँ में हाँ मिलाएं या उसको डांट करके मना कर दें कि आगे मत बोलो, घर के काम करो, तुम्हारा काम केवल इतना ही है, उपदेश परक बातें करना तुम्हारा काम नहीं है। लेकिन कहती भी भला क्या। इस तरह से बातचीत करते करते अब जो कुछ भी रमावती ने कहा, उसने यहाँ तक कहा कि हम अनपढ़न में लोग ऐसा करत हैं, तुम लोग तो पढ़े लिखे हो, तुम लोगन में तो लोग ऐसा नहीं करत हैं। अब शुभ्रा को लगा कि एक अनपढ़ गंवार स्त्री अपने अधिकारों के प्रति इतनी सजग है, इतनी सतर्क है, इतनी आत्मविश्वास से भरी हुई है, और एक वह स्वयं है जो कि इतनी अच्छी भली नौकरी करते हुए भी दूसरों के हाथों की कठपुतली बनी हुई। अब उसके अंदर एक नवीन चेतना, एक नवीन स्फूर्ति, एक नवीन आत्मविश्वास भर उठा। मन ही मन उसने दृढ़ निश्चय कर लिया कि जो भी हो, अपने इस अजन्मे बच्चे को उसे जन्म देना ही है। अगर परिवार के लोग, पति, सासू माँ उसका साथ नहीं देंगे तो ना दें। उसकी अपनी अच्छी भली नौकरी है, दो प्यारी प्यारी बेटियां हैं, तीसरी को भी वह जन्म देगी और तीनों बच्चों को लेकर के अपनी नौकरी के सहारे, अपने आत्मविश्वास के सहारे वो जीवन गुजार देगी। तो इस तरह से शुभ्रा ने एक दृढ़ निश्चय किया अपने इस बच्चे को भी जन्म देने का और उन लोगों को मुंहतोड़ जवाब देने का जो उसे लेकर कुछ ही घंटों के बाद डॉक्टर के पास जाने वाले थे और उसे अपने इस अजन्मे बच्चे से दूर करने वाले थे। अब उसने सोच लिया था कि वह ऐसा नहीं होने देगी, क्योंकि आज 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, महिला सशक्तिकरण की बातें तो सभी करते हैं, लेकिन घर में महिलाओं के सशक्त होने पर ये बातें शायद परिवार के लोगों पर भारी पड़ती हैं। स्त्रियों के पैसे को तो सभी महत्व देते हैं, लेकिन स्त्रियों के पैसों को लाने वाली जो स्त्री है उसको महत्व देना शायद भूल जाते हैं। कहा जाता है कि नारी ही 9 दुर्गाओं में दिखाई देती है, तो उसके लक्ष्मी रूप की तो सभी पूजा करते हैं, दुर्गा रूप की भी पूजा करते हैं, क्योंकि वो केयरिंग है। जब तक घर के सभी सदस्यों के प्रति उसकी ये भावना, उसकी देखभाल की जो स्थिति है, वो जब तक सभी के प्रति वो करती रहती है, तब तक भी स्थिति सही है। लेकिन जहां उसका काली रूप दिखाई देता है, वहां सभी के लिए वह उपेक्षा का, तिरस्कार का, अपमान का पात्र बन जाती है। तो यदि उसके लक्ष्मी रूप को हम पूजते हैं, उसके दुर्गा वाले केयरिंग रूप को हम मानते हैं, तो उसके काली रूप को हम उस अवतार की तरफ उसको बढ़ने ही क्यों देते हैं। उसे भी तो देखभाल की, अपने अधिकारों को लेने की स्थिति में वो रहती है, अधिकार लेना भी उसको आता है। यदि वो कर्तव्य निभाना जानती है, तो अधिकारों के प्रति अगर जागरूक है, तो इसमें बुरा क्या है। तो ये थी कहानी मजबूरी, एक स्त्री की किस तरह से मजबूरी हो जाती है बहुत सी बातों को सहन करने के लिए, लेकिन अगर उसमें आत्मविश्वास है तो वो समाज से टकरा सकती है, अपने अधिकारों को भी ले सकती है।